अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 दिन में कम से कम 300 फ़लस्तीनी इंजर्ड हुए हैं और कई हंड्रेड्स को अरेस्ट कर लिया गया है। बात फ्राइडे शाम की है जब फ़लस्तीनी तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद अल अक्सा के आसपास इकट्ठे हुए थे और बाकी की मसाजिद में तरावी पढ़ रहे थे। इसी दौरान जो इजरायली फोर्सेस है उन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फायर करते हुए वहाँ पर जितने भी फ़लस्तीनी थे वहाँ से उनको बाहर धकेलना शुरू कर दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इस शेख जर्रा नेबरहुड ऑफ ईस्ट जेरूशलम का क्या मसला है। फ्रेंड्स, ये बात कोई नहीं है, ये वही 1917 से लेकर आज तक जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाया जा रहा है और ख़ासकर 1948 के बाद जो फ़लस्तीनियों को उनको घरों से निकालने की जो पॉलिसी है, जो इलीजिटिमेट स्टेट ऑफ इज़राइल की जो सेटलमेंट पॉलिसी है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन की कंटिन्यूशन है कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाला जाए, उनको रेफ्यूजी बनाया जाए। अभी तक लगभग 60 से 70 लाख, कुछ जो रेफरेंसेस हैं, कुछ जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 60 लाख फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ की एज ए रेफ्यूजी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ 70 लाख तक कहते हैं कि जो नकबा हुआ था 1948 में कि फ़लस्तीनियों को एक मास जो मूवमेंट चला था फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने का, ताकि वहाँ पर ज्यूइश को बसाया जा सके। तो ये उसी की एक इम्प्लीमेंटेशन है, उसी की कंटिन्यूशन है कि ये शेख जर्रा जो कि नॉर्थ रीजन है फ्रॉम जो होली लैंड है, यानी कि मस्जिद अल अक्सा के नॉर्थ तरफ ही पड़ता है शेख जर्रा नेबरहुड ऑफ ईस्ट जेरूशलम। यहाँ पर लगभग 300 फ़लस्तीनी रहते हैं और ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं। 1948 में इनको वहाँ से निकाला गया और इनमें से 28 फैमिलीज़ जो हैं वो एग्रीमेंट, जॉर्डन उस वक्त ईस्ट जेरूशलम जॉर्डन के हाथ में, जॉर्डन ने क्या किया था कि यूएन के साथ एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ हाउसेस बनाए थे फ़लस्तीनियों के लिए। तो ये 28 फैमिलीज़ उस एग्रीमेंट के मुताबिक वहाँ पर आ गए थे। मगर 1967 में इज़राइल ने ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा कर लिया। तो 1972 में इज़राइल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया गया था कि ये जो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, फ़लस्तीनी रह रहे हैं, ये इलिजिटिमेट हैं, ये यहाँ पर नहीं रह सकते, ये इलीगली रह रहे हैं। तो उसी के चलते चलते फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक फ़लस्तीनी फैमिली को वहाँ से बाहर निकाला जाने लग गया। तो अब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इज़राइल है उसने ये फैसला दिया है कि जो 4 फैमिलीज़ यानी लगभग 87 मेंबर्स जो हैं उनको ज़बरदस्ती निकाला जाए, वहाँ से निकाला जाए। उसका ही ना जाए बल्कि $20,000 ईच फैमिली को $20,000 फाइन पे करना है। दूसरी पार्टी को, जीविश पार्टी है जो कि क्लेम कर रही है उन घरों को, उसको फीस पे करनी है। फीस इन द सेंस जो कि उनकी लीगल फीस कोर्ट में जिन्होंने खर्चा किया है वो भी इन्हीं फैमिलीज़ को पे करना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि जो इंटरनेशनल जो लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसके अंडर इज़राइल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उन जगहों पर। जो फ़लस्तीन की जो जगह हैं वहाँ पर फॉर इंस्टेंस आप ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान का कोई कोर्ट आकर दिल्ली के किसी इशू पर आकर अपना फैसला सुना दे, या फिर बांग्लादेश का कोई कोर्ट आकर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है या फिर एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, उस पर सज़ा दे दे, तो उसका कहाँ जुरिस्डिक्शन। या इंडिया जाकर अमेरिका के किसी जगह पर जो है वो ये कहे कि अमेरिकन सिटीजन्स पर अपना कोई फैसला लागू कर दे, तो ये तो बहुत ही वाहियात और बेवकूफ़ाना बात है। इसी तरीके से जो इज़राइल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है फ़लस्तीन के ऊपर। अभी रिसेंटली जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक फाइनल ऑर्डर आ जाना है। उन्होंने ऑर्डर दिया है जो फ़लस्तीनी वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये कि अगर फ़लस्तीनी इस ऑर्डर को मान भी लेते हैं और हायर कोर्ट के पास भी जाते हैं तो सब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि क्या इज़राइल के कोर्ट्स और क्या इज़राइल की फोर्सेस और सारे के सारे ज़ायनिस्ट रजीम का हिस्सा हैं और उनका जो मकसद है वो यही है कि यहाँ से फ़लस्तीनियों को बाहर निकाला जाए। बाहर निकाल कर वहाँ पर जो है वो जेविश जो ज्यूज़ हैं उनको सेटल किया जाए और उनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। और सिर्फ 2020 में ही अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 689 पैलेस्टीनियन स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश किया गया है, यानी कि 689 फैमिलीज़ को बेघर किया गया है 2020 में। और ये चलता रहेगा, अल्लाह जाने कब तक चलता रहेगा। ना इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है, सिर्फ फ़लस्तीनी ही लड़ रहे हैं। जो अरब स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, उनके पहले अंडर टेबल्स रिलेशंस थे इज़राइल के साथ और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने रिकॉग्नाइज करना भी शुरू कर दिया इज़राइल को। यानी कि फ़लस्तीन अकेला ही इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को फेस कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि वो खुद को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर सर्वाइवर्स। और आपने वो फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा होगा कि किस तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं और जब उनको अरेस्ट
किया जा रहा है, उनके जो माथे पे ज़रा सा भी शिकन नहीं है ना, दे आर प्राउड व्हाट दे आर डूइंग, दे डिफेंडिंग मस्जिद अल अक्सा। और जो उनका फेमस स्लोगन है, जो प्रोटेस्ट के वक्त भी वो लोग जो स्लोगन इस्तेमाल कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा स्लोगन इस्तेमाल किया जा रहा था, वो स्लोगन ये है कि विद आवर साउल एंड ब्लड वी विल रिडीम यू अल अक्सा। तो इंशाल्लाह जितने भी मुस्लिम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ़लस्तीन का इशू सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है ना। जो मस्जिद अल अक्सा है वो मुसलमानों की थर्ड होलीएस्ट साइट है, यानी कि मक्का और मदीना के बाद ये किबला अव्वल भी रहा है मुसलमानों का। तो ये दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं ये उनका इशू है। और अगर मान लेते हैं कि कोई स्टेट के जो रूलर्स हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं और इसराइल और जालिम के साथ हाथ मिला बैठे, डजंट मीन कि मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश है या उसको दर्द नहीं होता ये सारी चीज़ें देखकर। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स हैं वो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, गमज़दा हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। एंड वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज legitimate state of Israel at any cost. Thank you.